नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की चैप्टर पॉलिटी का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है समानता के लिए संघर्ष। क्या नाम है? समानता के लिए संघर्ष। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। इन सब की कहानियों में से जो बात समान है वह यह है कि उनके साथ असमानता व्यवहार किया गया है। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहाँ लोग असमानता विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पर पड़े चित्र लेख आपको ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। भारत का संविधान है भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म, उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है या बदलती है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी है जितनी किसी भी व्यक्ति के वोट की। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता। आपने पहले के अध्याय में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। इसी तरह देखिए, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है और बड़ी कंपनियों को लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च कराने के संसाधनों के सामने वो कमजोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है और इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं जो लगातार मेहनत से दूसरों घरों का काम करती हैं, इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश हैं, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती हैं। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। सतत विकास लक्ष्य है फर्स्ट, गरीबी का अंत करना। ठीक है। दूसरी ओर अंसारी दंपति को संसाधनों के न होने या कम होने का नया समानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उसके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। ठीक उसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। आपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे, या वे महिलाएं थी। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता व्यवहार किया जाता है। भारत में यह एक वास्तविकता है कि जो गरीब है, सामान्य दलित, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय हैं और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। 2011 जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं, 14.2% मुसलमान, 16.6% दलित और 8.6% आदिवासी। गरीबी, मान या गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरफ की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदाय के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई है। सतत विकास लक्ष्य 10, असमानता को कम करना। समानता के लिए संघर्ष। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गाँव, शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों का सम्मान से पहचाने जाते हैं। वे ये लोग हैं जो अपने साथ अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव में उठ खड़े हुए हैं। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मान्य गरिमा के साथ स्वीकार किया, सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना है। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं।
अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहाँ लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसे तमाम संघर्ष हैं गाथाएं हमारे पास है, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूह ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहाँ लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। तवा मत्स्य संघ। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी बस्तियां जहाँ गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। लोगों और समुदाय का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से तवा नदी का जलाशय, ये देखो, देश में ऐसे बहुत से संगठन जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे जो मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है। सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा में से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 से आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गए हैं, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे हैं। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र में सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदार ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी प्रारंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया। नवगठित तवा मत्स्य संघ TMS ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनकी मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 तवा क्षेत्र के 33 गाँव के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। सबसे ऊपर TMS के सदस्य एक रैली में विरोध करते हुए, ये देखो, ऊपर सहकारी समिति के सदस्य मछली तोलती हुई, ये देखो, हमने ये छोड़ दिया था, ये पढ़ लेते हैं। नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी उभरता है जमीन का बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उससे पुरका पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। यह फोटो उत्तराखंड में टेहरी बांध के बनने से डूब में आए इलाके की है। इस बांध के कारण पुराना टेहरी शहर और 100 गाँव जिसमें से कुछ पूरी और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। ये देखो टिहरी बांध।
तवा मत्स्य संघ टीएमएस के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। ये इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती थी। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में ही शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम था। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा कमाने लगे। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था की। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले। टीएमएस ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। यह प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के अभियान में लिखा गया। जानने का हक है, मेरे सपनों को ये जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे हैं इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गांव गांव चलना पड़े हैं, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने मुझे मुट्ठी भर दाने नहीं। मेरी बुढ़ी माँ को ये जानने का हक रे, क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने पट्टी टांकी का सामान नहीं। मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, क्यों रात दिन करे मजदूरी, क्यों साला मेरे गांव में नहीं। असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक, कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएं और गीत गाने न सिर्फ हमें प्रेरित करते हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को सुदृढ़ भी करती हैं। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करते बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। न्याय के लिए किसी आंदोलन, समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य समता का ही होता है। आप ये जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता की और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधानों की ही है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल्य लोकतंत्र केंद्र में इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार माध्यम, मीडिया पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव, नियंत्रण, महिलाओं के श्रम का मूल्य देना, कपास के किसानों को बेहद कमाई होना, ये सब लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदाय से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए। इनमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक जूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस जूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। ये देखो, लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए।
ये भारत का मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। ये अपना नया वो बना है ना, लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, ये उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये नेपाल है पड़ोसी देश, ये सिक्किम है, भूटान है, ये असम है। ये सभी 28 स्टेट है। दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर नहीं दे रखे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी समझ में आया होगा। आज हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी शुरू करते हैं। थैंक यू।